तो अब इसमें हम अपने ऑडियंस को साथ भी लेके चलेंगे। तो अब सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। अब मैं ये सिर्फ एक सवाल आप सबके सामने रखता हूँ कि हर बंदा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि उसके मुताबिक शख्स कौन होता है, पर्सन कौन होता है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये हस्तनीस के अंदर अदल आदल और अदालत का जो सिलसिला जारी है, जो कि चंद साल पहले हमने शुरू किया था। उसमें हमने शुरू में तो अली का बतौर काजी तारुफ पेश किया था, और फिर उनके कुछ फैसले पढ़ के सुनाए थे। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इदारे ने फिर ये एक प्रोग्राम रतब किया कि हमारे एक साथी हैं, सैयद हसनैन रजा साहब। उन्होंने हमें एक तोहफा दिया, लास्ट जजमेंट बाय विलियम लूसी। एक विलियम लूसी ऑथर हैं, उनकी किताब है। तो उसका हमने लास्ट टाइम तारुफ पेश किया था, और उन्होंने फिर इस पे फिर तजिया वगैरह भी किया। तो वो तारुफ इन्होंने इतना तफसील से बयान किया था कि वो हमारे साथी भी जो थे वो आज भी शामिल हैं, और कहते हैं जी हमने भी आज सवालात कुछ करने हैं। कौसर अली साहब भी मौजूद हैं और मोहसिन गिलानी साहब भी मौजूद हैं। तो हसनैन रजा साहब तो मेहमान हुसूसी हैं, तो मुझे यहाँ कुछ तारुफ करने का मौका मिला। तो किताब का तारुफ तो मैं पिछली दफा पेश कर चुका हूँ कि जो विलियम लुस की किताब थी, लॉज जजमेंट, उसका इख्तिसार से मैं दो तीन लाइनों में ये बयान कर देता हूँ कि कानून क्या है, कानून की मंशा क्या है, कैसे ये कानून बनते हैं, कैसे पार्लियामेंट से पास होते हैं, फिर इनकी इसकी अमलदारी कैसे मुमकिन होती है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इंसानी बुनियादी हकूक कहते हैं, और उनको कैसे हम इन्फोर्स करवाते हैं आला अदालतों से और अदालती निज़ाम के जरिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो इसकी जो इस किताब की जो तफसील है उसकी में जो शाह साहब आज उन्होंने हमें जो टॉपिक भेजा कि जिस पे बात करनी है, वो बड़ा दिलचस्प है। वो थोड़ा सा एकेडमिक भी है। वो उसमें मैं ये जो अभी उसका मैं सिर्फ टाइटल बयान करूंगा, तफसील से शाह साहब बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, कि जित पर्सन से मुराद जो जैसे कोई शख्स है या अशखास हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, कंटेंट्स ऑफ बीइंग पर्सन, गुड लीगल पर्सन, द पर्सन विच लॉ रिकग्नाइज, community and difference between natural and legal person, some legal provision regarding persons and justice and equality। इसके जो आगे प्रिंसिपल्स हैं वो भी होंगे। और थोड़ा सा इन्होंने जो फॉर्मेट भेजा, वो मैं उसकी तरतीब कुछ इस तरह है। लीगल पर्सन क्या है, पहले तो ये उसका डिफाइन करेंगे। फिर आर्टिफिशियल पर्सन हैं, नेचुरल पर्सन्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इंडिविजुअल हैं। आगे फिर कॉरपोरेशन एग्रीगेट है, और कॉरपोरेशन सोल है। और उससे अगला स्टेप होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, चार्टर्ड एंड स्टैट्यूटरी कंपनीज, इन इंडस्ट्रियल एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज, बिल्डिंग सोसाइटीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। तो ये इनका अपना शोबा भी है। ये कॉरपोरेट के बड़े मारूफ और बड़े मसरूफ कानूनदान भी हैं। तो मुझे इस वक्त एक फिक्रा याद आ रहा है, जब हम लॉ कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉरपोरेट के जो हमें बिजनेस लॉ पढ़ाते थे सैयद जुल्फकार अहमद साहब, तो जब भी आते थे ना बिजनेस लॉ की क्लास पढ़ाने, तो वो सारा ही इसमें ये जो जो आप बयान करेंगे ना शाह साहब, उसमें वो बयान करते थे कि ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु आर इट्स प्रमोटर्स। तो ये आज आपने हमें कुछ एजुकेट भी करना है। ये कंपनी क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, नेचुरल पर्सन कौन है, ये रजिस्टर्ड कैसे होती है। अब तो मुख्तलिफ मोड भी हैं। मसलन आजकल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वाले हैं, वो एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कैसे रजिस्टर करते हैं। ये जो वैसे जो सूबे में कैसे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है। तो मैं जनाब अब आपको सौंप रहा हूँ ये सारा। हम सुनते भी हैं और सीखते भी हैं आपसे। जी शाह साहब।
थैंक यू वेरी मच शिराज साहब। बहुत शुक्रिया और वेलकम जो भी हमारे साथ आज ऑनलाइन है। अ, हाँ। ये हमारे जो एक लेक्चर सीरीज है उसका ये इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट हमारा टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लॉ मुख्तलिफ पढ़ें, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, क्योंकि मेन जो स्ट्रीम लॉज हैं वो हमारे दो हैं। क्रिमिनल, पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्रिमिनल और सिविल, फिर उसकी आगे सब ब्रांचेस आती हैं जिनमें से एक कॉर्पोरेट लॉ भी है। तो उसमें आप देखेंगे कि लॉ जब किसी को एड्रेस करता है तो वो उसके नाम से एड्रेस नहीं करता, वो पर्सन के एड्रेस से करता है। तो इस पर्सन को लॉ में क्यों शामिल किया गया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर इस पर्सन को कैसे डिफाइन किया गया है। पहले हम इसको ज्यूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो लीगल फिलॉसफी है उसने पर्सन को और फिर लीगल पर्सन को कैसे डिफाइन किया है और इसकी क्या एक हिस्टोरिकल और लीगल सिग्निफिकेंस है। और फिर इसको हम कोरिलेट करेंगे कि जो हमारे बेसिकली लॉस जजमेंट के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं जिनमें जस्टिस, इक्वालिटी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इंश्राइंड है ये प्रिंसिपल, उसके साथ इसका क्या एक रिलेशनशिप बनता है। तो अब अब जो भी हमारे लॉज हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है। और उसके मुताबिक जो है हमने ये जो है ना डेफिनेशंस को आगे लेके चलना है कि उन्होंने क्या इस बयान फरमाया है। तो यूनाइटेड नेशन का एक आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, which ordains that everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. तो being a person is additional being a human beings। अब जब हम देखते हैं ना जी कि सिविल क्रिमिनल लॉज में एक इंसान है लेकिन उससे हटके उसको एज ए पर्सन डिक्लेयर किया गया है। तो अब इसका मतलब है कि इसकी एक जो मॉडर्न हमारा जो लॉ है जिसकी हम 250 साल की हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो लॉ है बेसिकली वी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश लॉ। तो ब्रिटिश लॉ का जो लॉ है दैट इज अ कॉमन लॉ, और जहाँ जहाँ ब्रिटिश कॉलोनी थी वही वहाँ वहाँ पे वो लॉ अप्लाई होता था। तो इस तरह इसको अगर एक कलेक्टिव हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी 250 ईयर हिस्ट्री बनती है। तो उस हिस्ट्री में इस पर्सन को बार बार मुख्तलिफ लॉज में बयान किया गया है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ बुक्स लिखी गई हैं। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, उनकी बड़ी अच्छी एक बुक है, वो भी हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम जो विलियम ल्यूसी साहब ने अपनी बुक लॉस जजमेंट में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसको हम मद्देनजर रखते हैं। अब सबसे पहले ये है कि हमने बेसिक देखना है कि व्हाट इज अ पर्सन। ठीक है जी। अच्छा, अब विलियम ल्यूसी साहब को मैं आज भी इस की तैयारी के दौरान पढ़ रहा था तो इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है। अब ये हर बंदे को समझना चाहिए, ना कि सिर्फ लॉयर और जजेस को, कि जो लॉ है ये कॉमन सेंस और मोरालिटी का एक मजमुआ है। ठीक है, चाहे ये सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है। तो अब जब, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये स्पेशलिटी सिर्फ लॉयर्स और जजेस की है कि वो ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज कॉमन सेंस एंड व्हाट इज मोरालिटी, जबकि ऐसी बात नहीं है। कॉमन सेंस मीन्स द सेंस विच इज कॉमन among all the people, और मोरालिटी भी यही है कि जो आपकी सोसाइटी के अंदर एक जनरल सेंस में मोरालिटी इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो अब इसमें हम अपने ऑडियंस को साथ भी लेके चलेंगे। तो अब सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन।
अब मैं ये सिर्फ एक सवाल आप सबके सामने रखता हूं कि हर बंदा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि उसके मुताबिक शख्स कौन होता है, पर्सन कौन होता है। जी, मोहसिन गिलानी साहब फरमा रहे हैं कि कोई एंटिटी हो सकता है, कोई शहरी भी अपने आप को पर्सन कह सकता है, और कोई ऐसा शख्स या ऐसा ऐसी एंटिटी जो कुछ राइट्स रखता है। ठीक है। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, बयान करना चाहे। जी जी, वो मेरा ख्याल है कि एक इंडिविजुअल जो खुद भी एक मुकम्मल शहरी है, मगर एक होल का एक छोटा सा हिस्सा भी है। मुआशरे का कोई यूनिट भी हो सकता है जो कुछ अपना वजूद जी जी। रखता है। कौसर साहब ने भी ठीक है। इसी तरीके से। जी सर, एनीबॉडी एल्स? मैं गुजारिश करता हूँ अगर इजाजत हो तो, वो जी ये है जी जी जी, जरूर सर। कि जैसे एंटिटी के लिहाज के साथ साथ जिस किसी को भी कुछ राइट हैं, कोई राइट रखता है या ऑब्लिगेशन रखता है, कोई शख्स है या कोई यूनिट है, तो उसको हम पर्सन कह सकते हैं, या जो कुछ वजूद रखता है मुआशरे में। ठीक है। बाकी आप वजाहत फरमा दें। जी। तो देखें, सबसे पहले जो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कोशिश करनी चाहिए कि हम बेसिकली एक नॉर्मेटिव लीगल ऑर्डर्स में रहते हैं, ठीक है जी। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड हाउ इट वर्क्स therefore calls for reflection on the idea of a person and on the kinds of relations among persons that come about within the kind of normative order that law, in particular state law, constitutes. अब विलियम ल्यूसी साहब और जो दूसरे लीगल स्कॉलर्स हैं और जो हमें लॉ की प्रोविजन से पता चलता है कि वो लोग पर्सन को कैसे कंसीडर करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। Fundamental to the existence of a person are capabilities such as interest, number two, self suffer harm, number three, capability for rational action, number four, intentional action। कि जो हम लीगल स्कॉलर्स को पढ़ते हैं और जो हम अपनी लीगल प्रोविजंस में देखते हैं कि वो पर्सन को किस तरह कंसीडर करते हैं, वो उसको उसकी पर्सनल कैपेबिलिटीज की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। और उस पर्सनल कैपेबिलिटीज में ये चार जो अनासर हैं ये डोमिनेंट होते हैं। इंटरेस्ट होता है, सफर हार्म, ठीक है जी, कैपेबिलिटी फॉर रैशनल एक्शन, नंबर फोर इंटेंशनल एक्शन। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अब जैसे एक दो मेन स्ट्रीम ऑफ पर्सन्स होते हैं। एक नेचुरल पर्सन है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक आ जाते हैं। और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स, जिसका आपने जिक्र किया है कि जो हमारी आज की कारपोरेट वर्ल्ड है उसमें सारे वो इदारे उसमें फॉल करते हैं। लाइक कंपनीज हो गई, ठीक है जी, और उसमें आपके ट्रस्ट हो गए, ठीक है, उसमें फर्म्स आ गई, ठीक है, इस तरह के जो इदारे हैं। तो हमारे पास मेन स्ट्रीम टू पर्सन हैं, एक नेचुरल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। लेकिन सबसे पहले उस तरफ जाने से पहले हम एक पर्सन की जो क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा सा टच करते हैं। अब उसमें मैंने आपको बता दिया है कि फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस of persons of a person are capabilities such as interest, suffer harm, capability for rational action, intentional action, ठीक है। अब बीइंग ए पर्सन, अब इसको हम थोड़ा सा आगे फर्दर देखते हैं कि जी पर्सन के अंदर एक पैसिव कैपेसिटी होती है, एक एक्टिव कैपेसिटी होती है, ठीक है जी। कि एक्टिव जो कैपेसिटी है, द एक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनेटनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द नॉर्मेटिव करेक्टर ऑफ अ स्टेट। स्टेट लॉ, अब जो स्टेट लॉ है, जब वो कोई प्रोविजन बनाता है तो वो बेसिकली एक्टिव
और पैसिव जो इंसान की कैपेसिटी होती है पर्सोनेटनेस की, वो इन चीज़ों को कंसीडर करता है। और उसके बैकग्राउंड में फिर ये चारों चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने पहले फंडामेंटल पर्सन के कॉन्सेप्ट में आपको बयान की हैं। अब एक्टिव जो एस्पेक्ट है, द एक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द नॉर्मेटिव कैरेक्टर ऑफ लॉ, कि जब हम अपना एक स्टेट को लॉ बनाते हैं, उसमें कोई प्रोविजन बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो लॉ मेकर्स होते हैं वो एक्टिव पर्सोनेटनेस को देख रहे होते हैं। ठीक है। स्टेट लॉ establishes rules and principles according to which certain acts and omissions are wrong and the converse obligatory, कि भाई ये जो बंदा है इसकी जो एक्टिव पर्सोनेटनेस है उसके मुताबिक वो रूल्स बनाते हैं कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना, और अगर वो मना किया गया कि नहीं करना तो उसके अगेंस्ट फिर उसके ऊपर एक liability इम्पोज की जाती है। So those who make or enunciate such rules and principles necessarily contemplate the existence of conscious rational beings, कि जो भी लॉ मेकर्स होता है जब वो लॉ बनाता है एक पर्सन को सामने रख के, तो उसके जहन में पहली बात जो आती है वो ये आती है कि वो इंसान जो है वो रैशनल बीइंग है, कि वो मंतकी है, कि वो एक चीज को समझ सकता है। ठीक है। हु कैन बाय देयर ओन विल मेक देयर इंटेंशनल एक्शन कंफर्म टू देम, कि वो रैशनल बीइंग है और अपने इरादे से वो फैसला करेगा कि जो चीज ये चीज मैंने करनी है या नहीं करनी। एंड सेकंड, that there are active person in is presupposed in every act of stating or enacting in rule of conduct। अब हमने सबसे पहले पर्सन की कैपेबिलिटीज देखी हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा है कि एक्टिव पर्सन कौन होता है, और जब लॉ मेकर्स लॉ बना रहे होते हैं तो वो किस चीज को, कौन सी ऐसी इंसान के पर्सन के अंदर चीज देख रहे होते हैं कि ये वाली चीज उनके इमेजिनेशन में होती है कि हमने जब लॉ बनाना है तो ये चीजें हमारे जहन में होंगी। वो क्या है? वो रैशनैलिटी है और इंटेंशनैलिटी, कि इंसान रैशनल बीइंग है और वो उसके अंदर कुव्वत इरादी है, इंटेंशन है। ठीक है। उसके बाद फिर पैसिव एस्पेक्ट इंसान के अंदर आ जाता है। अब ये पैसिव एस्पेक्ट को आपने थोड़ा सा देखना है, क्योंकि जो एक्टिव एस्पेक्ट है वो जरा इजी है, रैशनैलिटी और इंटेंशनैलिटी। अब इसमें रीजन आ जाती है पैसिव एस्पेक्ट में। The passive aspect predominates when we consider what rules and requirements about conduct it is reasonable to lay down as laws। अब जैसे शराज साहब इसको ज़रा बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो रीजनेबलनेस है ये एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम लॉ को आगे फर्दर डेवलप कर रहे होते हैं, कि हम उसमें देख रहे होते हैं कि रीजंस जो है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है जी। और ये हमारे जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी ये एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी प्रोविजंस में ये कहा गया है कि ये बेस्ड ऑन रीजंस हैं। ठीक है। तो उनको भी हम बाद में जाके देखेंगे। ठीक है। जी। So it is reasonable that these should aim at least in part to protect the interest of persons from being detrimentally affected by what others do or fail to do. Laws are for the regulation of persons in their active aspect, with a view at least in part to protecting person in their passive aspects। अब लॉ जब बनता है तो वो क्या करता है? दो एस्पेक्ट्स को सामने रखता है, एक एक्टिव एस्पेक्ट को सामने रखता है, एक पैसिव एस्पेक्ट को सामने रखता है। एक्टिव जो एस्पेक्ट होता है दैट इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, इंटेंशनैलिटी, और जो पैसिव एस्पेक्ट है वो दैट इज बेस्ड ऑन रीजनेबलनेस, कि इंसान के पास एक अल्लाह पाक ने रीजनिंग की फैकल्टी रखी हुई है। ठीक है जी। कि भाई वो
अपनी उस रीजनिंग की फैकल्टी को इस्तेमाल करके एक फैसला करे, अच्छा ये बुराई क्या है। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑफ रैशनल बीइंग्स क्या चीज होती है? दीज आर नॉट कन्फाइंड to present and momentary states of gratification, but include more significantly whatever is conducive to the overall well-being of person through time. It follows that there has to be some criteria of personal identity through time and some way of determining the temporal duration of any person's existence as such, all of which may be thought no more than an obscure way of saying that human beings are born, live, and die, and in some sense remain the same person from birth to death. अब जो एक रैशनल पर्सन होता है उसके कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं, जैसे जिंदा रहना, जिंदगी गुजारना, खाना पीना। ठीक है जी। और बर्थ से लेके डेथ तक उसके मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं। और ये जो इंटरेस्ट है, यही उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उसकी दलील बनता है, उसका जरिया बनता है। ठीक है जी। तो ये हमने एक बेसिक बहुत ही आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बयान करने की कि जो हमारे लॉ के अंदर जो पर्सन का कॉन्सेप्ट है उसके बैकग्राउंड में जो फिलॉसफी यूज होती है वो बेसिकली यही चीज है कि लॉ ने इंसान को जब एड्रेस करने की कोशिश की है उसको पर्सन का नाम दिया है, और पर्सन की एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है जी। और फिर उस पर्सन को लॉ ने कैसे डिफाइन करने की कोशिश की है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और फिर उसके अंदर एक कैपेसिटी का आंसर होना चाहिए, और उसमें दो किस्म की कैपेसिटी होनी चाहिए, एक एक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए, एक पैसिव कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने एक यहां तक बात थोड़ी सी समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। बहुत क्लियर है अब हम माशाल्लाह। आते हैं जी, अब हम आते हैं लीगल पर्सन की तरफ। ठीक है। हम्म। जो कि आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई लीगल पर्सन में कौन कौन से, मसलन कारपोरेशन भी लीगल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स भी लीगल पर्सन है, तो ये क्यों है, कैसे है? The reality behind human being is that they are conceived, then born, then live for a certain period of time, and at the end they die. And it is a fact that commencement, endurance, and termination of personality must be answered by law in expressible terms of some reasonable principles. Ideally, they should be stated in the form of legal rules for avoidance of doubt and difficulty in areas such as those considered above. In this respect, there is a fact and all other bearers of personality which are not like bodies, corporate, artificial person, and whatever other objects are being are beings may be admitted to the class of juristic person. So अब इसमें हमने जो लीगल पर्सन है इसको अब हमने फर्दर डिफाइन करना है, जैसे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट सेंड किया था कि लीगल पर्सन में बेसिकली टू स्ट्रीम्स ऑफ पर्सनालिटीज आती हैं। एक आर्टिफिशियल पर्सन आता है, एक नेचुरल पर्सन आता है। और आर्टिफिशियल पर्सन में फिर कारपोरेशंस आ जाती हैं, उसमें फिर कारपोरेट, ये फर्दर उसकी फिर सब डिवीजन्स है, यह बयान किया आपने। ठीक है जी। अब ये एक आम लॉ जैसे सिविल और क्रिमिनल लॉ जिस पे एक नेचुरल पर्सन को भी के ऊपर भी वो एक अप्लाई हो रहा होता है, और साथ ही एक हमने कारपोरेट लॉ को डिस्कस करना है कि जैसे एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स डेवलप हुई है और उसमें आपने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है। हमने आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, तो उसके लिए फिर हमें एक लीगल पर्सन बनाना पड़ा है, और उस लीगल पर्सन को हमने इंसान की
से एक्सपेंशन दी है कि इंसान एक नेचुरल पर्सन से हट के भी कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनको हम पर्सनालिटी के स्टेटस में लेके आएंगे, और लेके आए हैं हम। अब फर्दर मजीद देखिएगा आप, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, अब मजीद आर्टिफिशियल पर्सनालिटीज इसमें फॉल करेंगी। ठीक है जी। तो अब सर कथा कॉमन, कलाम, जी जी, कथा कलाम, बोलें। ये सवाल तो नहीं है, इसको तजवीज ही आप समझ लें, या एक मैं कि लीगल पर्सन का जो तारुफ है वो सबसे पहले कब आया? ये लीगल पर्सन का, तारुफ जो है, लीगल पर्सन का जो है स्टेटस, सबसे पहले जी जी इंसान इंसानी तहजीब ने कैसे ये जाना कि जी हम इसको लीगल पर्सन का नाम दे देते हैं? जी जी, देखें, ये जो अब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े ना, जो मैंने आपको पहले एक पॉइंट बयान किया है कि 250 साल की हमारी कॉमन लॉ की एक हिस्ट्री बनती है, ठीक है, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक अब उसपे कॉमन लॉ डिफरेंट इराज में डिफरेंट जगहों पे फैला है। ठीक है जी। अब आप देख लें कि 1900, मेरे ख्याल में 1928 तक जो बरतानिया में जो खवातीन थी, उनको उनका लीगल राइट नहीं था। ठीक है जी, उनको लीगल पर्सन कंसीडर नहीं किया जाता था। ठीक है। जबकि अगर आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएं, तो जैसे अब जो खातून थी, वो उसको राइट टू वोट नहीं था, वो उसको राइट टू ओन प्रॉपर्टी नहीं था। ठीक है जी। तो उस वजह से जो हमारे यहाँ मॉडर्न जो लीगल पर्सन की डेफिनेशन है वो उससे हट जाती है। ठीक है। अ, इसलिए जो हमारा इस्लामिक लॉ है वो पहले दिन से ही, बच्चा जब पैदा हो रहा होता है या उससे भी पहले जब वो अपनी माँ की वॉम्ब में होता है, तो वो लीगल पर्सन बन चुका था। है। उस अच्छा। उसके एस्टैब्लिश हो चुके थे। जैसे अब आप देखें कि जब बच्चा अभी ग्रोथ की स्टेज में माँ की वोम में होता है, और जब उसके अंदर रूह आ चुकी होती है, तो आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते। ये उसका लीगल राइट है। हम्म। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो लीगल पर्सन है, या इस्लामिक वर्ल्ड में जो लीगल पर्सन है, या इस्लामिक लिटरेचर और हिस्ट्री में जो लीगल पर्सन है, वो 1400-1500 साल की हिस्ट्री है। ठीक है। अब आप देखें कि जो प्री इस्लामिक अरेबिया था, उसके अंदर तो जिंदा बच्चियों को भी वो दफन कर देते थे। क्यों कर देते बिल्कुल। थे? क्योंकि उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं था उस सोसाइटी में। वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी। तो ट्राइबल सोसाइटी में जो मेल शावनिज्म का कॉन्सेप्ट था कि मर्द ही है, उसके राइट्स हैं सारा कुछ। ठीक है जी। तो अब इसलिए उस चीज को आगे चलते चलते, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कॉमन लॉ और मॉडर्न लीगल सिस्टम को और स्टेट को, तो इसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं 250 साल की, तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि डिफरेंट एराज में डिफरेंट लीगल पर्सन्स थे। अब जैसे 250 साल पहले कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कोई लीगल पर्सन नहीं थी, सिर्फ इंसान होता था। और इंसानों को भी उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था। जो मेल होता था उसके उसको लीगल पर्सन कंसीडर किया जाता था, जो फीमेल होती थी उसको कुछ एस्पेक्ट में लीगल पर्सन, कुछ में नहीं होते थे राइट्स। ठीक है। तो इसलिए अब की जो जिस टाइम पीरियड में हम लोग बैठे हुए हैं, इसके अंदर लीगल पर्सन की एक डेफिनेशन और है। ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर अब आप देख लें कि ये एक पोस्ट मॉडर्न इरा है। इसके अंदर बहुत सारी आर्टिफिशियल जो चीजें हैं वो ग्रो कर चुकी हैं, और काफी चीजें मेच्योर हो चुकी हैं, जैसे कंपनी लॉ है। इसकी मोर देन 100 ईयर की एक हिस्ट्री है। तो अब की जो लीगल पर्सनालिटी है वो आज से 150, 200, 250 साल पहले एक डिफरेंट पर्सनालिटी, क्योंकि उसमें खुसूसन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, उसके बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है, जिसके अंदर एक नई इकोनॉमिक्स आई है कैपिटलिज्म की, तो बेसिकली ये उसी की पैदावार है सारी।
उसको इन्होंने फिर मॉडर्नाइज किया है और उसको इन्होंने फिर लीगलाइज किया है और उसमें इन्होंने फिर एक लीगल पर्सन की एक डेफिनेशन को आगे फर्दर एक्सपैंड किया है फ्रॉम नेचुरल टू आर्टिफिशियल। और फिर आर्टिफिशियल में पहले एक कंपनी होती थी, फिर ट्रस्ट आ गए, फिर फर्म्स आ गए, फिर इस तरह और भी बहुत सारे इदारे आ गए। तो आपने, यू गॉट माय पॉइंट सर? जी जी, प्लीज। हाँ जी। मैं तो जरा अच्छा। जी और अगर प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट के ऊपर। नहीं नहीं, प्लीज कैरी ऑन। जी। अब ये एक सवाल किया जाता है, एक जो डिबेट चलती है, ज्यूरिस्टिक पर्सन जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं और एक नेचुरल पर्सन के, कैसे ये इनमें कॉमनैलिटी कैसे है, इसको कैसे एक डेफिनेशन के अंदर फॉल किया जाए, और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और कितने डिफरेंसेस हैं जो कि हम उसको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं कि भी ये बाइनर से डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से हम एक आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं इग्नोर कर सकते। तो ये एक कंपैरिजन हमें लिटरेचर में मिलता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। और इस चीज़ को देखना चाहिए कि कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ नेचुरल पर्सन एंड juristic पर्सन। There is a common understanding that legal personage of human being or so-called natural person is a kind of natural fact, while that of other entities exists only in legal imagination. ये एक कॉमन सा है कि भी जो इंसान है, ये एक फैक्ट है कि इंसान है, तो ये एक लीगल पर्सन बन सकता है। लेकिन जो एंटिटीज हैं, लाइक कंपनीज, कॉरपोरेशन जितनी भी हैं, फॉर्म्स हैं, ट्रस्ट हैं, ये एक लीगल इमेजिनेशन है कि कानून के तस्वुर में है कि बस ठीक है, ये भी एक पर्सन है। तो क्या जो खसूसन जो ये एंटिटीज हैं, क्या इनका कोई कंपैरिजन बनता है नेचुरल पर्सन के साथ? तो ये चीज अब हम आगे देख रहे हैं। तो एक बड़े मशहूर लीगल फिलोसफर गुजरे हैं, हैंस कैल्सन, जिन्होंने एक क्रिटिसिज्म पेश किया है कि हैंस अच्छा। कैल्सन कहते हैं, rightly pointed out that legal system excludes some human beings from the category of persons or admit them only to reduced form of it. To treat people as persons in law is as much conditional on legal provisions as it is to treat corporations or whatever as persons in law. अब ये कहते हैं हैंस कैल्सन, इनकी एक मशहूर थ्योरी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब ये कहते हैं कि जो एक नेचुरल पर्सन है उसके अंदर भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है जी। अब आगे जाके फिर हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नेचुरल पर्सन के अंदर क्या लिमिटेशंस होती हैं, और जो नेचुरल पर्सन फैमिली की सूरत में, ग्रुप की सूरत में रह रहे होते हैं, तो वो भी एक एंटिटी की फॉर्म में रह रहे होते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसके अंदर उसके जो है सब्सक्राइबर्स हैं, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसके डायरेक्टर्स हैं, सीईओ है। तो वो कहता है कि फैमिलीज भी तो इसी तरीके से काम कर रही होती हैं। भाई, एक फादर है, दैट इज लाइक अ सीईओ, मदर है, दैट इज लाइक अ डायरेक्टर। ठीक है जी। बच्चे हैं। तो वो कहता है कि हमारा जो एक सोशल सिस्टम है वो भी एक एंटिटी की तरह काम कर रहा है। अब जैसे हमारे घरों में बच्चे हैं, उनके अंदर एक लिमिटेशन है, उनके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है रैशनैलिटी की, इंटेंशनैलिटी की। तो इसी तरह कंपनीज के अंदर भी ये लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसी तरह जब बच्चे होते हैं, माइनर होते हैं, उनके भी केयर टेकर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी बेहाफ पे डिसीजन ले रहे होते हैं। इसी तरह कंपनीज के जो डिसीजंस हैं वो डायरेक्टर्स ले रहे होते हैं। ठीक है। एक्चुअल जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये इसी तरह उन्होंने एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है और उसमें साबित करने की कोशिश की है कि जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो नेचुरल पर्सन की ही तरह है। Up to generalize, we say
we may say of every type of legal person that legal rules and principles must exist to make some provision concerning the commencement of a person of any given type, concerning the duration and identity through time of any and every such person, and to the final termination of the person, whether by natural or civil death, voluntary or involuntary, liquidation, winding up, or whatever. Moreover, of any person, class of person recognized as such by law, it must be possible to specify in general terms what kinds of protection the law affords to it, him, her, them while in existence. It must also be possible to specify what kinds of acts it can be recognized as performing and being responsible for. It is common to classify these matters under the term capacity. अब देखें हैंस कैल्सन के फिर दोबारा बात उधर ही आ गई है कि जो लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन मीन्स बोथ नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, उनकी जो डिटर्मिनेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कैपेसिटी. And to distinguish in the light of what has just been said between passive capacity and active capacity, कि फिर उनके अंदर एक एक्टिव कैपेसिटी है, एक पैसिव कैपेसिटी है. ठीक है. डिफरेंट पर्सन और काइंड्स ऑफ पर्सन enjoy or can exercise different capacities under appropriate conditions, limitations or qualifications. और ये जो कैपेसिटीज का एक्सप्रेशन है ये डिफरेंट सूरतों में है और इसके अंदर कंडीशंस हैं, इसके अंदर लिमिटेशंस हैं. जैसे मैंने आपको बयान किया है कि हर इंसान के अंदर एक एडल्ट है, उसको हम एक कैटेगरी में फॉल करते हैं कि ये फुली मेच्योर है, इसके अंदर एक रैशनैलिटी है, इसके अंदर एक इंटेंशनैलिटी है. अब जो माइनर्स हैं उसके अंदर हम कैसे कहते हैं कि वो एडल्ट वाली ना रैशनैलिटी है ना इंटेंशनैलिटी है. ठीक है जी. इसी तरह जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, उसको थ्रू जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रन किया जाता है, थ्रू सीईओ रन किया जाता है. तो उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और थ्रू सीईओ के थ्रू है. और अगर उसके अंदर लिमिटेशन है तो जैसे हमारे माइनस के अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है जी, तो वो भी उसके अंदर एक सर्टेन हद तक लिमिटेशंस आ जाती हैं. इसको अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे कि इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें जरा आसान हो जाए. जी प्लीज. अब सोशल बैकग्राउंड फैक्ट्स रिगार्डिंग म्यूचुअलिटी ऑफ पर्सनेट अमंग लीगल पर्सन. ठीक है जी. The illuminating fact of the matter is that human beings are in their very nature collaborative and social beings, and that there are some acts which can only be joint acts of collaborating individuals. अब इस चीज को आपने बड़ा गौर से सुनना है. Like procreating a child or winning a game of football, ठीक है जी, और प्लेइंग बीथोवन्स फिफ्थ सिम्फनी, ये एक एग्जांपल्स दे रहे हैं. ठीक है जी. अब ये क्या है, ये सोशल बैकग्राउंड में एक रीजनिंग दी जा रही है कि एक नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में, ठीक है जी, क्या चीजें कॉमन है. Likewise, there are some harms and misfortunes which are necessarily corporate. These include the loss suffered by a family through the death of one of its members, or defeat of a team in a game of football, or of a country in a war. Compare the case of being interrupted or shouted down while playing Beethoven's Fifth or performing the play Hamlet. These examples are not primarily legal examples or ones necessary involving any application of the law, but they draw attention to real social facts that the law has by some means to take into account.
Acting corporately or group wise is entirely natural to human beings. By this device, certain acts or events are recognized in law as bringing into existence a group that has its own personateness distinct from that of any individual human beings who are in law its members, servants, or agents. The consequence is that certain acts, decisions, and intentions can be imputed to the group as its acts, decisions, or intentions. Further, certain states of affairs can be deemed legally relevant interest of the corporation. Certain human beings appropriately identified may act as agents or servants of the corporation so long as it exists. Such existence is not, however, perpetual. For the law also prescribes that on the occurrence of certain acts or events, the existence of the corporation as a person comes to an end for legal purpose. As with other persons, the law regulates in general and in particular legal capacities to be enjoyed by corporate persons. अब ये उन्होंने थोड़ा सा एक सोशल बैकग्राउंड जो हमारी सोसाइटी का एक फैक्ट है वो बयान करने की कोशिश की है कि जब हम कॉरपोरेशंस को लीगल एंटिटी कंसीडर करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं जो हमारी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन सोसाइटी है तो उसमें हम देखते हैं कि उनमें बहुत सारी कम्युनैलिटी है कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो इंसान इंडिविजुअल नहीं कर सकता, वो लोगों के साथ मिल के करता है, जैसे बच्चे पैदा जी करना, इसी तरह एक गेम खेलना, लाइक फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल क्या एक इंसान नहीं खेल सकता, पूरी एक टीम होती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि जब हम एक एंटिटी को लीगल पर्सनालिटी असाइन करने लगते हैं तो हम ये सारे सोशल बैकग्राउंड्स को देखते हैं, क्योंकि लॉ इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी कि सोसाइटी की एक्चुअल हकीकत क्या है। तो सोसाइटी की हकीकत ये है कि वी वर्क नॉट एज एन इंडिविजुअल, वी वर्क एज अ ग्रुप। ठीक है जी, आप अपना इंडिविजुअल फैमिली को देख लें और एज ए होल सोसाइटी को देख लें। तो इसी तरह इन्होंने एक थीसिस अपना डेवलप किया है कि जो हम अपनी सोसाइटी सोशल फैक्ट्स तो देखते हैं, तो उसमें जो हम लीगल पर्सन को देख रहे होते हैं कि जो एंटिटीज हैं इनको हमने एक लीगल पर्सोनेटनेस दिया है, तो उसकी बेसिक वजह हमारा जो सोसाइटी है वो भी इसी के मुताबिक ही चलती है। हाँ। यहाँ तक कुछ चीजें समझ आ रही हैं सर? जी जी, तरतीब ठीक है आपकी। अब ये थोड़ी सी एक रिफ्लेक्शन ऑन कैपेसिटी, ठीक है जी। अब ये है कि possession of some at least minimal legal capacity or capacity is of the essence of personateness in law। यानी आपने लीगल पर्सन बनना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम जो कैपेसिटी वाली जो है पोजीशन है उसमें फॉल करना पड़ेगा। To be a person is to be able to suffer and to act in law, to act and to be acted upon। जैसे यानी कि रैशनैलिटी और इंटेंशनैलिटी की जो कैपेसिटी है, ठीक है जी, ये आपके अंदर एक मिनिमम कैपेसिटी है जो कि आपको एक लीगल पर्सन के लिए क्वालिफाई करती है। ठीक। सही। और जो पैसिव कैपेसिटी है उसमें आपकी ट्रांजैक्शनल वन आ जाती है, कंसर्न rather than ability to be beneficially or honestly affected by legal acts, these are no less omnipresent a feature of law। यानी अगेन कि आपके अंदर एक रीजनेबलनेस होनी चाहिए, कि आपके अंदर एक रीजनिंग फैकल्टी हो, आपको पता कोई हो कि मिसाल दे भाई दें, अगर ये चीज। जी जी जी। कोई मिसाल दे दें, इसकी इसकी मिसाल दे दें कोई। जी जी। अब देखें कि जब आप अपने किसी लेट्स सपोज अब आपने शादी का डिसीजन करना है,
ठीक है। तो आप अपने एक जो रीजनिंग फैकल्टी है उसको आप अप्लाई करते हैं और उसमें आप ये देखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम्म। ठीक है, कि मैं अगर ये एक्ट करूं तो इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, और अगर ना करूं तो उसमें मेरा लॉस क्या है। ठीक है। अब बेनिफिट में आप देख रहे होते हैं कि मुझे फिजिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट कितना है। ठीक है। और सोशल बेनिफिट कितना है, फाइनेंशियल बेनिफिट कितना है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर ना करूं तो ये सारे लॉसेस मुझे कितने बेयर करने पड़ेंगे। मसलन आपको स्पिरिचुअल लॉस कितना होगा, आपको इमोशनल लॉस कितना होगा, फिजिकल लॉस कितना होगा, फाइनेंशियल लॉस कितना होगा। जैसे हमारे यहाँ एक हदीस है कि जो औरत का रिस्क है, और जो इंसान का रिस्क है वो औरत के माथे में है। जब वो शादी करता है तो उसका वो रिस्क ओपन होता है। ठीक है जी। अच्छा। तो ये चीज, ठीक है जी। तो ये उसकी एक पैसिव कैपेसिटी है। अब एक्टिव कैपेसिटी क्या है कि जी मैंने इरादा कर लिया, अब मैंने करना है और इससे करनी है। ठीक है ना जी। समझ आई है जी। ये सही है, वो आपके समझाने का जो आपने मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है। तो लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ प्लानिंग तक की बातें रह जाती हैं, एक्शन भी तो जरूरी है ना उसके लिए। नहीं देखें, ये मैंने आपको सिर्फ एक्टिव और पैसिव कमिट अपना हाँ हाँ, कैपेसिटी सही है सही है। जरा बताने की कोशिश कि एक्टिव में आप इंटेंशनली एक चीज एक्ट करते हैं, आपका इरादा बन जाता है नहीं मैंने ये करना है। ठीक है जी। अच्छा। और पैसिव में आप एक बैकग्राउंड को देख रहे होते हैं रीजनिंग के साथ, अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, बेनिफिट ये है नुकसान ये है। ठीक है। तो इसलिए लॉ ये कहता है कि जब भी आप एक लीगल पर्सन को देखते हैं तो आप ये दो कैपेसिटीज को जज कर रहे होते हैं। ठीक है। सही है। और जब लॉ में और जब लॉ मेकर लॉ बनाता है तो वो भी इन्हीं दो कैपेसिटीज को माइंड में रखकर लॉ बनाता है। सही है। ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली सारी हमारी गुफ्तगू का जो है ना लुबे लुबाब यही है कि कि पर्सन जो है वो बेसिकली क्या है कि जब लॉ किसी को एड्रेस करता है तो वो थ्रू पर्सन करता है। और पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, लॉ ने उसको क्यों पर्सन कंसीडर किया है, लॉ ने उसके पीछे जो बैकग्राउंड फिलॉसफी है वो ये है जो हमने सारी डिस्कस की है। ठीक है जी। और फिर इसके अंदर एक इनोवेशंस कह रहे हैं या एवोल्यूशन कह रहे हैं। एवोल्यूशन मसलन के पहले सिर्फ एक नेचुरल पर्सन होता था, फिर उसमें वक्त के साथ जैसे जो ही सोसाइटी ने इवॉल्व किया, हमारी इकोनॉमिक्स एक नई इकोनॉमिक्स आई, तो उसने कहा कि नहीं, इंडिविजुअल से हट के जो, यानी इंसान से हट के जो आर्टिफिशियल होता है वो भी एक पर्सन है, वरना हम उसको फिर कैसे एक लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक था। और इसको फिर हमने लिंक जो करना है वो जो हमारे हायर लीगल प्रिंसिपल्स हैं, लाइक इक्वालिटी, लाइक जस्टिस, हाँ। कि ये पर्सन है उससे कैसे लिंक होता है, और क्यों ये सारी जो हमने अभी बात गुफ्तगू की है, इसका बेसिक मकसद ये था कि हमने इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन करके ये बताना है कि अब जैसे ये मैंने एक लीगल ओपिनियन बनाई थी 2023 में, और ये मैंने अच्छा। पाकिस्तान से बाहर जर्मन इंस्टीट्यूशंस में भेजी थी और वहाँ पढ़ी भी गई थी, और ये मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा आपके साथ। अब ये 2020 में एक ट्रस्ट एक्ट के ऊपर अ, की प्रोविजंस को जो है अमेंडमेंट्स लाई गई थी। ट्रस्ट एक्ट 2020 सेक्शन 5A, बाई ये लास्ट एवरी टाइम भी आपने डिस्कस किया था। नेचुरल। जी जी जी, मैं ये पढ़ता हूँ ना, इसके बाद फिर एक्सप्लेन प्लीज। करता हूँ। जी प्लीज। अब ये ट्रस्ट एक्ट 2020 सेक्शन 5A, बाय एवरी नेचुरल पर्सन कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। ठीक है।
अब ये अमेंडेड प्रोविजन है, और जो इससे पहले वाली जो प्रोविजन थी उसमें था कि ऑल पर्सन्स। ठीक है जी। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, इज इट डिस्क्रिमिनेटरी लॉ रिगार्डिंग आर्टिफिशियल पर्सन, कि इन्होंने आर्टिफिशियल पर्सन को एक्सक्लूड किया है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमारा सेक्शन, सॉरी, आर्टिकल 25A है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, कि वो ये कहता है कि ऑल जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं। ऐसे। ठीक है जी। तो ये फिर उन्होंने लॉ कैसे, किस बेस पे बनाया है, कि जबकि सिटीजन बनने के लिए पहले आपको पर्सन बनना पड़ता है ना। ठीक है। पर्सन के बाद आपकी सिटीजनशिप होती है, फिर उसके बाद ये सारा। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन है उसको जब आपने लिटिगेशन में जाके रीजनिंग देनी है कि कैसे ये लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन इक्वल हैं और किस बेस के ऊपर इक्वल हैं। ठीक। ठीक है नहीं। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर। ठीक है जी। तो खसूसन आप इसको जब कॉर्पोरेट लॉ में देखते हैं वो तो बेस ही इसी के ऊपर कर रहा है। तो उसके सारे लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं ही पर्सन के ऊपर। ठीक है जी। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है कि लॉ जो है बेसिकली पर्सन किसको कंसीडर करता है और उसके सही। बैकग्राउंड में उसकी क्या फिलॉसफी होती है, वो कौन कौन से ऐसी चीजें देखता है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है कि ये वाला क्राइटेरिया है आप पे पूरा उतरता है तो वो पर्सन है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक। ठीक है सर। जी प्लीज। जब वो पर्सन बन जाता है, लीगल पर्सन हो या पर्सन जी या नेचुरल पर्सन है, तो उस पे वो फिर जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं वो फिर जी इक्वली अट्रैक्ट करते हैं ना, क्योंकि वो पर्सन है। बिल्कुल। यस। अब देखें कि अगर आर्टिफिशियल पर्सन पर्सन नहीं है तो फिर आप इस ट्रस्ट एक्ट में कैसे राइट्स लें, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। काफी चीजें क्लियर हो गई माशाल्लाह। अब इसको अभी यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है अच्छा। तो काइंडली। जी क्वेश्चन। क्वेश्चन तो शाह साहब नहीं है। आपने बड़े अच्छे पैराए में पर्सन की तारीफ, पर्सन का, आर्टिफिशियल पर्सन का, नेचुरल पर्सन का और लीगल पर्सन का तारुफ पेश किया। जी और उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन भी बयान किए। बकिया जो रह गई हैं बातें वो फिर हम अगली निशस्त में कर लेंगे। आप जी मजीद कोई बिल्कुल। बयान करना चाहते हैं तो कर लें। देखिए ये इस पे हम जब इस सीरीज को खत्म करने लगेंगे फिर एक दफा आएंगे। ठीक है जी। तो ठीक। उसमें उसमें हम स्पेसिफिकली मैं लॉ में से, क्रिमिनल लॉ में से और सिविल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस निकालूंगा। ठीक है। और उसको हम जरा डिस्कस करेंगे तो इसमें हमें मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि ये पर्सन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लॉ में। इसको जब थोड़ा सा आइंदा हम देखेंगे ना, तभी मेरे जहन में जी अभी जी ख्याल पैदा हुआ है या सवाल पैदा हुआ है कि जो जी जी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बॉडी है ना, जो लीगल पर्सन जी जिसको जी हम कहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉडी पहले बनाते हैं तो फिर उसको हम रजिस्टर करवाते हैं तो फिर वो लीगल पर्सन बन जाता है। जी जी तो क्योंकि आपका कॉर्पोरेट फील्ड है, तो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से इसकी जो जांच पड़ताल, आगाही, वो हमें कुछ आपने जी देनी है। उसके लिए एक जी पूरा प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ जो है ना वो इतना वसी है और इतना तरक्की कर गया है कि जी अभी हम उसमें
हमें बहुत काम करने की भी जरूरत है, तहकीक की भी जरूरत है। हमारे अभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वकालत हो रही है, जो काम हो रहा है, वो अभी मैं जी समझता हूँ कि उतना पायदार नहीं है जितना कि जी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में है। तो वो फिर बिल्कुल आप हमें बिल्कुल। बता दीजिएगा, कुछ इस पे तैयार कर लीजिएगा जी वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो ये एक सीरीज एक दफा कर लेना सर, तो उस पे फिर जी जी एक अलग से इंशाल्लाह सारा कि भाई ये कारपोरेशन पहले बनती कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर इसका इसी तरह इसके लीगल राइट्स के ऊपर और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको कंपैरिजन कर लेंगे। जी, ठीक हो। आप क्लोज करें सर इसको, आज की डिशेस को, जी या जी। बस ये मैं बस। एक आर्टिकल पढ़ लूँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो जी इससे हमारे इस टॉपिक से रेलेवेंट है। ये आप पढ़ लो। भी इसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल 8(1), आर्टिकल जी 8 उसकी सब क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। Any law or any custom or usage having the force of law in so far as it is in so far as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void। ये फंडामेंटल राइट्स जी। से रिलेटेड चैप्टर की बात कर रहा है। चैप्टर का हाँ जी, मतलब कोई, वो जो फंडामेंटल राइट्स वाले सारे चैप्टर, जी जी, कोई भी ठीक है कानून जो है जी। या कोई भी प्रोविजन जो है वो जो इंसानी जी बुनियादी हकूक के ढांचे के खिलाफ है, जी वो वायड होगी। जी। तो जी अब प्लीज। आपने इंसान जब भी यानी लॉ लॉ को देखना है तो उसमें सिर्फ इंसान नहीं आता है, इसमें उसमें पर्सन आता है, और वो भी लीगल पर्सन आता है। लीगल पर्सन में इंसान और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों शामिल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सही। सर। बहुत तो अब शुक्रिया शाह इस साहब। आर्टिकल के आपने, अंदर और इसको फिर आप इस जी प्लीज प्लीज प्लीज। आर्टिकल को रेड विद आर्टिकल 25 पढ़ें तो बात सारी क्लियर हो जाती है। जी जी बात सारी क्लियर हो जाती है कि लॉ के यहाँ एक लीगल पर्सन होता है, ठीक है जी। और उस लीगल पर्सन के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो भी लॉ बनाया जाएगा उस फंडामेंटल राइट्स को सामने रख के बनाया जाएगा, वरना बिल्कुल सही, वो वाइड होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू शाह साहब, बहुत अच्छा आपने तारुफ पेश किया पर्सन का, लीगल पर्सन का, जी वेलकम आर्टिफिशियल सर पर्सन वेलकम। का। और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें इस किताब से कोई अच्छा सा टॉपिक चुन के, तो उसके हमें पहले बताएंगे कि क्या आपका बयानिया होगा। तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाएगा। हस्तोनीस वाले जो है, जब भी आप बताएंगे ना, आप जी तैयार हैं तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी मैं आपको 2-3 दिनों में नेक्स्ट टॉपिक दे दूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज नाजरीन, बहुत शुक्रिया।